नजराबाद न्यूज 18 में आपका खैर मकदम है। दुनिया इस वक्त कोरोना की चपेट में है। दुनिया भर से इससे मुतासिर लोगों और जान गंवाने वालों की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इससे बचने का एक ही तरीका है, घर पर रहें, महफूज रहें और इस पर सख्ती से अमल भी किया जा रहा है। जिन ममालिक ने इस पर अमल किया आज वहां तकरीबन कोरोना खत्म है, लेकिन हमारे मुल्क में हुकूमतों और अवाम की लापरवाही के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स या कोरोना योद्धा को फरामोश नहीं किया जा सकता। कितने लोग हैं जो अवाम की खिदमत में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लगे हुए हैं और कितनों ने अवाम की खिदमत करते हुए मौत को भी गले लगा लिया है। मुल्क आज कोरोना की चपेट में है। मुल्क में ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों का बुरा हाल है, बेड्स नहीं है, दवाओं की कमी है, बेतहाशा अमवात हो रही हैं। कितने लोग हैं जो अपनों के आखिरी रसूमात अदा करने को भी तैयार नहीं हैं। दीगर अफराद ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में आपसे एक सवाल कि आप किसे अपना हीरो मानते हैं? कहकर ही मानेंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे, कोरोना योद्धा पर ही बात करेंगे कि आपका हीरो कौन है। तो दुनिया इस वक्त कोरोना की चपेट में है। दुनिया भर में इससे मुतासिर लोग और जान गंवाने वालों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मुश्किल घड़ी में भी सामने आए हैं और लोगों की हर मुमकिन मदद करते जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब घर वाले खुद साथ छोड़ दे रहे हैं तो दूसरे लोग, पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं या दूर दराज के जो लोग हैं वो आपकी मदद को आगे आ रहे हैं। चाहे वो अंतिम संस्कार का मामला हो, चाहे लंगर बांटने का मामला हो, ऑक्सीजन सप्लाई करने का मामला हो, ये लोग जो अनजान हैं आपकी मदद के लिए आगे आए। जब अपने साथ छोड़ जा रहे हैं तब कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा आपके साथ खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल में लोग इस वक्त हैं। लोग कोरोना से परेशान हैं, एक दूसरे की मदद के तलबगार हैं। दुनिया इस वक्त कोरोना की चपेट में है। दुनिया भर में इससे मुतासिर लोगों और जान गंवाने वालों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। महक अग्रवाल, इसके अलावा आसिफ हुसैन सुहेल जो कि सोशल वर्कर है, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष श्रीवास्तव प्लाज्मा कोऑर्डिनेटर है दिल्ली से, वो भी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले। जमशेद सिंह है जो कि लंगर सेवक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। महक अग्रवाल, सबसे पहले सवाल आपसे, जितने हमारे मेहमान हैं सबसे कम उम्र आप हैं, एमबीबीएस कर रही हैं, फाइनल ईयर में है। क्या आपने कभी सोचा था एमबीबीएस में जिस वक्त आपने दाखिला लिया कि ऐसा वक्त भी आएगा? 2 साल पहले आई थिंक किसी ने भी नहीं सोचा था इतनी बुरी हालत हो सकती है। पर जब एमबीबीएस डिसाइड किया था करने का, पता था कि जितना हेल्प कर सकते हैं, जितना लोगों को जितना कर सकते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, अपने देश के लिए हम करना चाहते हैं। मौका मिला जब इस टाइम पे जब सबको हेल्प की जरूरत है, डॉक्टर्स की कमी है, हमारा हेल्थ सिस्टम ओवरबर्डन है, हमारे सीनियर्स के पास टाइम नहीं है। इस टाइम पे हमारी नॉलेज को यूज करके आगे आके जितना भी हम उनको कर सके मदद करने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप काम कर रही हो और सीनियर डॉक्टर्स या आपके जो सीनियर वहां पर पर्सन है वो मौजूद नहीं हो, आपको कोई पेशेंट को ट्रीट करना हो, उसको किया हो आपने और उसको करके कितनी खुशी महसूस हुई आपको? इस टाइम पे पेशेंट डॉक्टर की शक्ल नहीं देख पाता है। एक फैसिलिटी में जहां पे हमारे पास 80 to 90 पेशेंट्स हैं, 2 डॉक्टर हैं और पूरा उनको मिलने के लिए, एक बार भी मिलने के लिए आपको पूरा पीपीई किट पहनना पड़ रहा है और वो मिलने नहीं जा पा रहे हैं। सो अगर उनको कोई एक डॉक्टर भी दिख जाए, वो इतने खुश होते हैं सिर्फ बात करने से। सिर्फ उनको ये लग रहा है कि कोई है उनका ध्यान रख रहा है। हम लोग सब उनका ध्यान रख रहे हैं, सारे पेशेंट्स को हम मॉनिटर करते हैं, बट हम लोग बाहर से कर रहे हैं, उनको हम दिख नहीं रहे। बिल्कुल, दवाओं से ज्यादा पेशेंट को हमदर्दी की जरूरत है इस वक्त। दवाओं से ज्यादा हमदर्दी की जरूरत है। हाँ जी, अभी इतने कम डॉक्टर्स हैं, इतने हमारे जो सीनियर्स हैं वो जिन सीरियस केसेस हैं उनको संभाल रहे हैं। इतने पेशेंट्स के वक्त वो सबसे नहीं मिल पा रहे। सो सिर्फ मॉनिटर करना पेशेंट को, उनका हर रोज उनसे मिलना, उनसे सिर्फ पूछना कि आपकी तबीयत कैसी है, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको इतनी खुशी होती है। वो सामने आपको इतना थैंक यू बोलते हैं, इतना खुश होते हैं वो सिर्फ डॉक्टर को देख के।
बिल्कुल। आसिफ हुसैन सुहेल, आपसे सवाल कि लगातार आप ऑक्सीजन हैदराबाद में सप्लाई कर रहे हैं, मुफ्त सप्लाई कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं और कितनी कॉल आपको दिन भर में रिसीव हो रही है इसके लिए? शुक्रिया हमारी आवाज हैदराबाद से ऐड करने के लिए। जी जी, बहुत लगभग हमें दिन में करीब 1500 के करीब कॉल्स आ रहे हैं हमारे हेल्पलाइन पर। मेरे खुद के पर्सनल नंबर पे 300-400 के करीब आ रहे हैं। हम ऑलमोस्ट 200 लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने करीब 15 लाख के करीब का सिलेंडर्स खरीदा है, क्योंकि मेरी ये सोच है कि शहर हमारा है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। ठीक है, आज लोग परेशान है, मुश्किल में है, और मैं तो यही कह रहा हूं कि कोई कायद और कोई हुकूमत का इंतजार मत करे, खुद कायद बने और खुद हुकूमत बने। आज एक दूसरे की मदद करें, अपने मोहल्लों में मदद करें आगे बढ़कर। हमारी तंजीम की जानिब से खाना पिछले 10 साल से दिया जा रहा है, और अभी कोविड पेशेंट को खाना भी पहुंचा रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, और फ्री ऑक्सीजन सप्लाई हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। लास्ट लॉकडाउन में जब तकलीफ आई थी, जब भी हमने ये चीज का दूरअंदेशी कर ली थी कि आगे भी जाके ये तकलीफ होगी, तो हमने सिलेंडर्स का जो सो लेकर रखना शुरू किया था। आज तो आसिफ साहब, एक सवाल यहाँ पर आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपने 1 साल पहले ये एक अंदाजा लगा लिया कि ये मुश्किल घड़ी आने वाली, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। क्या हमारे मुल्क की सरकारों को ये गुमान नहीं था कि इतनी मुश्किल आ सकती है, जिस तरह से मारामारी है सिलेंडर को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर? नहीं, हमारी सरकार को तो तकलीफ दिखती नहीं है, वो आंखों से अंधे हो चुके हैं। उनको सिर्फ चुनाव दिखता है, लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। आज मुल्क को तोड़ दिया गया है, मुल्क को जला दिया गया है, ये लोग की नादानी के तरफ से, ये लोग की गैर जिम्मेदाराना हरकत के तरफ से। आज सारे मुल्क, दुनिया भर के लोग अपनी मदद आगे बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान को। आज बहुत शर्म की बात है, हमारे इस डिजास्टर में हम लोग तैयार नहीं थे। हमारी हुकूमत सिर्फ चुनाव के लिए तैयार थी। हम देख रहे हैं, हमने फ्यूनरल सर्विस भी हमारे पास होती है, हमने दिन के 25 से 30 तदफीन कर रहे हैं हमारे पास, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर किसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे जानिब से, मेरे सकीना फाउंडेशन की जो तंजीम है, हमारे कई वॉलंटियर्स राउंड द क्लॉक कर रहे हैं। हमारा एक कैंपेन भी चल रहा है जिसके तहत ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जो एम्बुलेंसेस जो दूसरे सिटी से आ रहे हैं, उनका हाईवेज के ऊपर ब्रेकडाउन हो रहा है, एम्बुलेंसेस ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो 150 किलोमीटर की दूरी तक भी हम लोग ने सिलेंडर्स ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। जो हॉस्पिटल के बाहर लोग एम्बुलेंसेस में लाइन में है, मर रहे हैं, उनको भी हम पहुंचाने की कोशिश कर। एक गैर, अब एक नॉन एनजीओ, एक एनजीओ कितना काम कर सकेगी आप बताओ? एक हमारी भी एक लिमिटेशन है, पर कोशिश कर रहे हैं कि हम राउंड द क्लॉक, और मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहूंगा और लोगों की खिदमत करते रहूंगा। जी जी, बिल्कुल। वेरीफाई कैसे करते हैं आसिफ इस चीज को? अगर किसी ने आपको कॉल किया, आपने कहा कि 200 से 300 कॉल आपके पर्सनल नंबर पर आते हैं, आप वेरीफाई कैसे करते हैं? ऑक्सीजन अगर किसी को देना है, किसी तरह की कोई मेडिकल हेल्प देनी है, तो वेरीफाई कैसे होता है? ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम ये है, हम 1 मिनट का सैचुरेशन वीडियो ऑक्सीमीटर के ऊपर का रिकॉर्ड कर हमारे हेल्पलाइन के ऊपर भेजने के लिए बताते। वो हमारी 800 की जो सर्विस है, हम उसको व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर दिए, क्योंकि हमने देखा है जिसको जरूरत नहीं है वो भी सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोग में एक डर बन चुका है कि एक कल कुछ हो जाएगा तो सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो मैं आवाम से यही हमेशा अपील कर रहा हूं, पहले जिसको इमरजेंसी है, जिसका सैचुरेशन लेवल 60, 70, 80, 85 है, वो लोग को हम पहले दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि नॉन इमरजेंसी को भी हम केटर करने के पर नहीं कर पा रहे हैं। इमरजेंसी केसेस दिन हमारे खुद के कॉल सेंटर के ऊपर 1000 से 1200 कॉल्स है, जिसमें से हम 200 से 300 आदमी को फ्री ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम कोई रिफिल चार्जेस भी नहीं रखे हैं, ना कोई डिपॉजिट ले रहे हैं इसके अंदर। बिल्कुल। मैं एक आपसे सवाल एक करना चाहूंगा कि बड़ी तादाद में डॉक्टर, नर्स या जो भी मेडिकल स्टाफ है वो मुतासिर हो रहा है, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? डर तो नहीं लग रहा, मतलब एक्सपोजर जरूर है, पता है कि कितनी मुश्किल हो सकती है, बट इस वक्त जब सबको जरूरत है, और हमने इसके लिए ही पढ़ाई की है, हमने अपना एक्सपीरियंस, अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई ऐसी ही सिचुएशंस के लिए की है। हमारे पेरेंट्स, घर पे पेरेंट्स हैं, वो भी डरते हैं, रिश्तेदारों का भी कॉल आता है कि क्यों कर रहे हो, कैसे अपने आप को ध्यान रख रहे हो, बट हमें ये सब सिखाया गया है। हमें ये क्लासेस दी गई हैं, हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है कि पीपी किट कैसे पहनना होता है, हाथ और मुंह और मास्क कैसे पहनना है, कैसे दूरी मेंटेन करनी है पेशेंट से। और इन सिचुएशंस में पेशेंट को देखना तो जरूरी है, बट आप दूर से देखते हैं, बट देखना थोड़ी सी एक्सपोजर है, डर तो लगता ही है, बट अपना ध्यान अपने आप रखना जरूरी है।
बिल्कुल, संतोष श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा जमशेद सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। संतोष जी, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आप प्लाज्मा कोऑर्डिनेटर हैं, दिल्ली एनसीआर में आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो क्या आपकी ड्यूटी है, किस तरह की जिम्मेदारियां हैं आपकी? जी जरूर। पिछले साल 2000 के अपेक्षा 2021 में जो कोरोना का रूप है वो बहुत ही भयानक है, और हम वॉलंटियर्स को भी इस साल काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ इस नए इंडियन क्या कहते हैं हम जो कोरोना का जो रूप आया है उसमें लाखों जिंदगियों को ये लील गया है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के जो हौसले हैं उनको निगल चुका है। पिछले साल देखिए हमारे पास चुनौतियां जो दो बड़ी चुनौतियां थी कोरोना वायरस के लिए के आने से। एक थी कि अस्पतालों में लोगों को एडमिट कराना, और दूसरी थी कि उनके लिए जो कोविड क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए प्लाज्मा का अरेंजमेंट करना, उपलब्ध करना। तो जिसमें हम लोगों ने काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, लोगों ने सबने मिलके, चाहे हम अस्पताल सभी ने मिलके उसको निपटाया, अच्छे से हमने कोशिश की और उसे कंप्लीट भी किया। मगर इस साल क्या हुआ है, पिछले इस साल की चुनौतियां हमारे पास कई विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे अनगिनत, जिसे कहते हैं कि जैसे ऑक्सीजन की समस्या आ गई हमारे पास, ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या है, और ऑक्सीजन आप कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेटर की नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर दवाई जो है उसकी किल्लत हो रही है। इन सब के ऊपर अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड, इसकी भी भारी कमी है इस समय, क्योंकि केसेस इतने बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ गए हैं इस भयानक रूप की वजह से। और अगर सपोज करिए ये सारी चीजें किसी मरीज को मिल भी जाती है, कोविड से संक्रमित मरीज को ये मिल भी जाती है, तो वहां पे अस्पताल में जब वो क्रिटिकल है, तो वहां पे एक और नई चुनौती सामने आ जाती है कि उसे प्लाज्मा का डोनर अब नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चुनौतियां लेके ये 2021 का कोरोना जो है हम सबको, पूरे देश के सामने ये विशाल विकट रूप धारण किए हुए हमारे सामने है इस समय। बिल्कुल, संतोष जी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, आपने कहा कि प्लाज्मा डोनर नहीं मिल पा रहा है, इस वक्त टीकाकारी की मुहिम तेजी से चल रही है मुल्क भर में, यह भी बताया जा रहा है कि जिसको टीका एक बार लग चुका है वो प्लाज्मा अपना डोनेट नहीं कर पाता, तो क्या मुश्किल पैदा होगी आगे चलकर? जी देखिए, मुश्किल तो बहुत आ रही है, अभी इस पे बहुत क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी ये शुरुआती दौर में तो यही बताया गया कि जो कोविड से ठीक है अभी तक वही ठीक हुआ है मरीज, वही ठीक होने के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है किसी गंभीर बीमार मरीज के लिए। लेकिन अभी इस पे अगर हो जाए तो हमें नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं है। अगर जैसे बोलते हैं कि सेकेंड डोज के बाद एंटीबॉडीज बढ़ रही है, अगर वो चीज सक्सेसफुल हो गई और उसका भी अगर प्लाज्मा सक्सेसफुल हो जाता है, तब तो ये चुनौती काफी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज कीजिए वो नहीं भी मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से अप्रैल के महीने में इतनी संख्या में, भारी संख्या में लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं, और वो जो रिकवर हो रहे हैं, उन रिकवर्ड पेशेंट से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि देखिए, जो नहीं ठीक हो पा रहे हैं, जो गंभीर रूप से संक्रमित हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा से ही ठीक, प्लाज्मा थेरेपी द्वारा ही ठीक हो पाएंगे। तो जो लोग ठीक हो गए हैं उनका मदद के लिए आगे सामाजिक अपनी जिम्मेदारी को सहभागिता समझ लीजिए, मदद के लिए आगे आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें, अपनी एक स्पेशल मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि उन्हें आगे आके अपना प्लाज्मा डोनेट करना है बिना किसी कहे के। और मैं उन सभी से लोगों से भी, अपने नागरिकों से भी अपील करना चाहूंगा कि जो कोविड से संक्रमित नहीं है, लेकिन वो हेल्थ इसमें वॉलंटियरिंग, एज ए वॉलंटियरिंग वो सामने आए और उन लोगों को, उन परिवारों को इस बारे में बताएं कि भाई प्लाज्मा, अगर आप ठीक हो गए हैं, आपका परिवार का कोई सदस्य ठीक हो गया है, तो प्लीज आगे बढ़ के उसका अपना प्लाज्मा डोनेट करके आए किसी प्लाज्मा बैंक में, ताकि कोई गंभीर रोग संक्रमित मरीज को भी जीवन दान मिल सके। लेकिन लोगों के मन में एक डर है, एक खौफ है कि प्लाज्मा देने से कमजोरी होगी, कि अगर इन सब, तो उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं,
नहीं, बिल्कुल मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि प्लाज्मा डोनेशन से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती है। लोग कहते हैं कि 30 दिन 14 दिन के बाद ये हमें कमजोरी हो रही है, अभी नहीं देंगे, 10 दिन और रुक जाइए, 10 दिन और रुक जाइए, ऐसे करते करते वो लोग 2-2.5 महीने निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करिए, क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन से ये बिल्कुल भी कमजोरी नहीं होती है। यकीन मानिए कि एक हफ्ते के बाद आप दोबारा से प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कई बार ठीक होने के पश्चात से 90 दिन के बीच में कई बार डोनेट कर सकते हैं और कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। तो ये जमशेद सिंह कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लंगर चलाते हैं। जमशेद जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि लंगर इससे पहले भी आप तकसीम करते रहे होंगे, लेकिन अब जब कोरोना काल में आप कर रहे हैं तो कितनी खुशी महसूस हो रही है पहले के मुकाबले? हेलो जमशेद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी, मेरा सवाल ये था कि इससे पहले भी आप लंगर तकसीम करते रहे होंगे, लेकिन अब जब कोरोना काल में आप लंगर तकसीम कर रहे हैं, जो लोग जरूरतमंद है उन तक लंगर पहुंचा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग 2013 से लंगर कर रहे हैं। जी जी। तो कोरोना काल में हुआ यह है कि सारी दुकानें बंद है, होटल बंद है, लोगों को लंगर के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो रास्ते से चलने वाले गरीब, टू व्हीलर वाले, रिक्शा चालक और 4 व्हीलर वाले भी, जिनको शुगर है, ऐसे लोग भी हमारे लंगर से अपने आप को राहत पहुंचा रहे हैं। कितने लोगों में लंगर रोज तकसीम करते होंगे आप? हम लोग 400 लोगों के बीच में लंगर बांटते हैं, 400 लोगों तक पहुंचते हैं हम लोग। जी जी। क्योंकि मैं अकेला हूं और मुझे कोई सहयोगी नहीं है। कोरोना काल में जो पहले हमारे वॉलंटियर्स थे वो भी आने से बच रहे हैं, तो मैं अकेला अपने लेवल पे 400 लोगों तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। क्योंकि जमशेद जी, किस तरह से पहुंचते हैं लोगों? क्या वो लोग आकर खुद ले आते हैं, आप ले आके तकसीम करते हैं उनके पास? देखिए, मैं लंगर बनाता हूं, उस लंगर को मैं हॉटपॉट में डाल के अपनी 2 व्हीलर पे हॉटपॉट बांध करके मैं लोगों तक पहुंचता हूं। चौराहे, रास्ते जहां पर लोग बैठे हुए हैं, रास्तों से आप आने जाने वाले लोग, कुछ लोग फिक्स है, मैं उन तक पहुंचता हूं। जी जी। क्या घर वालों का भी साथ आपका इसमें मिला हुआ है? देखिए, मेरी वाइफ नहीं है। मैं 2 बच्चे हैं मेरे, एक बच्चा चेन्नई में काम करता है और एक बच्चा बंबई में काम करता है, तो मुझे ये काम खुद अकेले करना पड़ता है। और इसके अलावा मेरा रोजी रोटी का काम जो है वो, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो वो भी काम मैं साथ साथ में करता हूं। उसके लिए एक समय है जहां पर लोग मेरे पास में आते हैं, कंसल्टेंसी लेके चले जाते हैं। मैं उनको भी कहता हूं कि अपने जिंदगी में अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो आप लंगर सेवा में सहयोग कीजिए। 1512 में गुरु नानक देव जी नागपुर आए थे और उन्होंने यहाँ गोंड आदिवासियों के बीच में लंगर सेवा का प्रचार किया था। उसी को हम पकड़ करके 2013 से हम लंगर कर रहे हैं, पर कोरोना काल में ये लंगर लोगों को जीवन दान देने का काम कर रहा है। तो लोगों का सहयोग मिल रहा है इसमें? जो भी फंडिंग वगैरह होती है, क्या कुछ लोग अलग से फंडिंग करते हैं या आप अपनी अकेले अपनी दम पर कर रहे हैं पूरा? मैं कुछ परसेंट मैं अपने दम पर कर रहा हूं, कुछ जो मेरे एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट हैं वो लोग मुझे सहयोग करते हैं, और 10 से 15% लोग बाहर के भी आ जाते हैं, जो आते जाते मुझे लंगर देते हुए देखते हैं, वो भी सहयोग करते हैं। और इस तरीके से हमारा लंगर का काम चलता है। भविष्य में मुझे 24 घंटे 7 दिन लंगर करना है, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोरोना जाने के बाद में भी, अगर घर में गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, घर से अपने बच्चों से लड़के वो बाहर निकला है, घर में उसमें खाना नहीं खाना है, उसकी बेइज्जती हुई है, ये सोच के वो हमारे पास में आकर पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ में हर आदमी लंगर खा सकता है। बिल्कुल। आसिफ, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। इससे पहले आपको हंगर वॉरियर के नाम से जाना जाता था, अब ऑक्सीजन वॉरियर के नाम से जाना जा रहा है हैदराबाद में। किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप, कैसा लगता है? पहले
तो हिंदुस्तान ने हंगर वॉरियर का भी खिताब दिया जी, और जी। संघियों ने फुट जिहादी का भी खिताब दिया। आज ऑक्सीजन जिहादी के नाम से ट्रेल कर रहे हैं मेरे पे। मैं इसको एक अचीवमेंट लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये जितने भी क्या इस मुश्किल घड़ी में भी आपको परेशानी है? ऑक्सीजन जहादी का नाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूं ना, ये संघियों ने तो कोई खिदमत किसी की करना नहीं है। जैसे हम जैसे लोग जब काम करते हैं तो हमें ऑक्सीजन जिहादी बुलाते हैं। हमने कोई मजहब नहीं देख रहे हैं, कास्ट नहीं देख रहे, क्रीड नहीं, हर किसी को, हिंदू मुस्लिम, हम हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे और हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए काम करेंगे। और मैंने कहा है आपको, मेरी आखिरी सांस तक मैं खिदमत करते रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मेरे साथ मेरे घर वाले हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त है, सब मिलकर मेरी एक ताकत बनकर हम लोग आगे, हमारी जो वॉलंटियर्स, मेरा सब में बड़ा सपोर्ट है। अकेले मैं खुद नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, ये सारा हमारा एक टीम वर्क है। आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे, ना बल्कि हैदराबाद में, अजलाओं में भी हम हमारा काम बिल्कुल आगे कर रहे हैं। दायरा बढ़ाएंगे। बिल्कुल, महक एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि लगातार आप ड्यूटी अपनी अंजाम दे रही हैं इस वक्त। जब कोई पेशेंट ठीक होकर जाता है तो उसके घर वाले, उसके अहले खाना, जाहिर सी बात उनके चेहरे पर खुशी होती है, लेकिन अगर किसी के अस्पताल में डेथ हो जाती है मरीज की, तो वही लोग नाराज होते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। दोनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं इसे यही कहना चाहती हूँ, एज डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, हमारा काम है ये, अपने आप को भी बचाना है, आपको बचाना हमारा काम है। अगर आपके घर वाले ठीक होते हैं तो हम आपके लिए बहुत खुश हैं, बट अगर किसी कारण से उनकी मौत भी होती है, हमने पूरी कोशिश की है, हम सब कुछ कर रहे हैं। एज डॉक्टर्स हम लोग बहुत काम कर रहे हैं इस वक्त पूरा सिस्टम ओवरबर्डन्ड है। एवरीबडी इज पुटिंग देयर बेस्ट, वो जितना कर सकते हैं इस वक्त सब कर रहे हैं। एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, मैं अभी कॉलेज में फाइनल ईयर में हूँ। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे ये शुरू से सिखाया है। उन्होंने हमें कॉलेज में ये शुरू फर्स्ट ईयर से हमें सिखाया गया है कि आपका काम है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद जिस तरह से भी कर पाए। बिल्कुल, मैं एक चीज और एक सवाल करना चाहूंगा कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आप ये खिदमत अंजाम दे रही हैं, क्या आपके क्लास के या आपके बैचमेट जो हैं वो भी आपके साथ हैं या इस तरह की हेल्प कर रही हैं वो, या कर रहे हैं? मेरे बैचमेट्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स सब कोशिश कर रहे हैं, वो जिस लेवल पे काम कर पाए वो मदद कर पाए। सब लोग जाके कोविड वार्ड में ड्यूटी नहीं कर सकते, उनके घर पे ऐसे लोग होंगे जिनका शायद कोई कोमोर्बिडिटी हो या फिर हाई रिस्क पे हो, बट वो लोग टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन से सब पेशेंट से बात कर रहे हैं, उनको क्या दवाई दे सकते हैं। हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं बहुत सारे, जिनके थ्रू हम डॉक्टर से पूछ के कि एक दूसरे के किसका कौन सा मेडिकेशन चल रहा है, क्या काम कर रहा है, कहाँ पे रिसोर्सेज हैं, अलग अलग लोग हम जहाँ काम कर रहे हैं हम बता रहे हैं कि पेशेंट्स के लिए यहाँ पे बेड अवेलेबल है, कैसे कर सकते हैं, अभी क्या नई मेडिकेशन आ रही है, क्या काम हो रहा है। सो हम सब डॉक्टर्स, जूनियर्स, सीनियर्स, मेरे सारे सब लोग किसी ना किसी तरह जरूर मदद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, महक आपका भी, आसिफ हुसैन, संतोष कुमार और संतोष श्रीवास्तव और जमशेद सिंह, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कोरोना वॉरियर बनिए, जितनी हो सके लोगों की मदद करिए। इस मुश्किल घड़ी में लोगों को आपकी ज़रूरत है, जब अपने ही अपना साथ छोड़ें, ऐसे में आपकी ज़रूरत है लोगों को, जितनी हो सके लोगों की आगे बढ़कर मदद करिए। आदाब। इसे